Good evening, everyone. So today we will start with financial management. Now, this is one of the very important topic of your curriculum, right? And real life perspective से भी बहुत ज्यादा important है. इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग फाइनेंस को प्लान कैसे करना और मैनेज कैसे करना ये सीखेंगे, राइट? सपोज आपका घर में कोई फंक्शन है एंड यू नीड मनी, तो आपको पैसे कहां से इकट्ठा करना है, किस हिसाब से आपको खर्चा करना है, राइट? सारी बातें होती हैं विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंस. कंपनी में भी फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारा मुद्दा होता है. कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए. मैंने अपने घर से थोड़ा सा रुपया इन्वेस्ट किया, और पैसा चाहिए, थोड़ा बैंक से लोन लिया, राइट? अब इससे हमने फैक्ट्री सेटअप कर ली. अब रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हम बैंक के पास जाएंगे, वर्किंग कैपिटल लोन मांगेंगे, राइट? पूरा बातचीत जो हम लोग करेंगे ना इस सब्जेक्ट में, पूरा फाइनेंस से रिलेटेड बात होगा, पैसा, मनी, राइट? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट basically deals with planning and controlling the finance of the organization. मनी, फाइनेंस इन शॉर्ट तुम लोग समझ के चलो, मनी. मेनली our concern is how to raise finance, right? And where to invest the money. ये मेरा प्राइमरी कंसर्न्स होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसर्न है, बट दीज टू आर द मेन कंसर्न, राइट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीटली डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पीएल बैलेंस शीट बनाना. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्टिंग करना. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करना, राइट? वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है ना, वो प्योरली फाइनेंस मैटर्स से डील करता है, राइट? इफ आई नीड फंड्स, फ्रॉम वेयर टू बोरो दोस फंड्स, हाउ टू रेज फाइनेंस, एंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी. जनरली ये दो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता है जब कभी भी हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे ना. दीज टू आर द मेन कंसर्न, राइट? नाउ जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ा है कि जब भी अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट निकालना है ना. वो प्रॉफिट निकाल के शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग में
बिजनेस का जो ऑपरेशंस होता है, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उसको कम से कम कॉस्ट में करना, जैसे कि कॉस्ट सेव हो सके ना। कॉस्ट सेव होगा तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट होगा। इस सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बात कर रहे हैं। कहीं से भी बोरो कर लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे को कोई लोन दे रहा है, एक आदमी बोला 18% इंटरेस्ट लगेगा, हमको पैसे की दरकार है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन, एक आदमी बोला 12% लेकिन आपको ज्वेलरी गिरवी रखना पड़ेगा। राइट। थर्ड ऑप्शन। ऐसे करके आपको मल्टीपल ऑप्शंस होगा। नाउ पैसा कैसे बोरो करना, यह भी एक कला है। ऐसा सोर्स से बोरो करेंगे जो सेफ हो और जिसमें मेरा कॉस्ट सबसे ज्यादा कम लगे, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का बात कर रहे हैं। पैसा कहीं भी मत लगाओ। आज तुमको 2-3 कंपनी में नौकरी मिल रहा है, कहीं भी ज्वाइन कर लोगे क्या? वर्क प्रोफाइल का है, कहां पे पोस्टिंग है, सैलरी कौन कितना दे रहा है, किस तरह का काम है, ये सब आप देखेंगे। यहां पहला ऑप्शन में 18% मांग रहा है, बोलता कुछ गिरवी रखने का दरकार नहीं है। दूसरा ऑप्शन में बोलता है आपको गिरवी रखना पड़ेगा कुछ। तीसरा वाला आदमी बोलता है नहीं, आपको प्रॉफिट में साझेदारी देनी पड़ेगी। शार्क टैंक देखा होगा, लोग आते हैं ना अपना अपना आइडिया के लिए पैसा मांगने के लिए। 1% स्टेक के लिए 1 करोड़ उनका आस्क रहता है। फिर शार्क लोग क्या बोलता है, अगर वो लोग उससे कन्विंस नहीं होते तो क्या बोलता है, मैं आपका ओनर नहीं बनना चाहता हूं लेकिन आप मेरे मैं आपको लोन दे सकता हूं 12% में, डेप्ट, डिबेंचर। तो फाइनेंशियल कंसर्न्स होता है सभी आदमी का। राइट। इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट, इट इज अबाउट द वेल्थ ऑफ द ओनर। नहीं, आगे जाके सीखेंगे। तो जितने भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स है ना, इन फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करना है। आपको मालूम है माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, उसी पैसा से क्रेडिटर को देना है। सपोज करो आपने जो माल बेचा वो पैसा आज से 2 महीना बाद आने वाला है, लेकिन क्रेडिटर को आज से 30 दिन बाद पैसा देना है। कैसे संभव है? जो पैसा आएगा, मैंने आपसे उधार में माल खरीदा, मैंने उस माल को बेचा 2 महीने की उधारी में, मतलब लेनदारी है 2 महीने पे और खरीद देनदारी है 1 महीने पे। हाउ इज इट पॉसिबल? सर मार्केट में यही चल रहा है, माल नहीं तो बिकेगा नहीं। तो मेरे को क्या करना चाहिए? जिसको भी मैंने 2 महीने के लिए बेचा है उसको मैं लालच दूंगा, 2% का डिस्काउंट दूंगा, 1% का डिस्काउंट दूंगा। भैया आप 1 महीने के अंदर पैसा दीजिए, मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो इस लालच में जल्दी पैसा देगा। अगर वो इस ऑफर को अवेल नहीं कर रहा तो मेरे को बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक को बोलना पड़ेगा कि भैया आज से 1 महीना बाद तुम मेरे को पैसा दिया 30 दिन के लिए। अभी नहीं चाहिए, आज से 1 महीना बाद, मैं तुमसे अभी बात करके जा रहा हूं, आज से 1 महीना बाद तुम मेरे को 30 दिन के लिए पैसा देना। तो 1 महीना बाद मैं बैंक से बोरो करूंगा, उस क्रेडिटर को पकड़ाऊंगा, फिर वहां से और 1 महीना बाद मेरा डेटर मेरे को पैसा देगा, उस पैसे से मैं बैंक बोरोइंग चुका दूंगा। वो तो देना पड़ेगा हमको ही। फाइनेंशियल मैटर्स को मेरे को
डील करना है। यहां पे कैसा भी फाइनेंशियल मैटर्स आ सकता है। तो ये सब्जेक्ट में पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस होगा। पैसा कहां से बोरो करना है, इन्वेस्ट कहां करना है, बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा आपके पास, कौन सा ऑप्शंस में जाना है। शार्क टैंक में आपने देखा होगा, अलग अलग शार्क लोग अलग अलग ऑप्शंस देता है, फिर उनको लगता है कि नहीं ये वाला शार्क का ये वाला आइडिया अच्छा है, इसमें ये मेरे को इस चीज में मदद कर सकता है, तो मेरे को इसके साथ जाना चाहिए। डिस्पाइट वो मेरे को कम ऑफर कर रहा है, डिस्पाइट वो मेरे से ज्यादा स्टेक मांग रहा है, फिर भी मैं उसके ऑप्शन में जाता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बंदा नहीं है। राइट। जब भी आप लोग फाइनेंशियल मैटर्स को एड्रेस करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, खाली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है ना, शेयर होल्डर का वेल्थ के बारे में सोचना है। द ऑब्जेक्टिव is to maximize wealth of the shareholder। ये बात अभी उतनी समझ में नहीं आएगी, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अभी आप इसको सिंपल सा समझो, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन प्रॉफिट। प्रॉफिट से बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते हैं, शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को सेव करने का कोशिश करते हैं जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा हो। यहां पर भी फाइनेंशियल मैटर्स पे बातें होंगी, उनको रिजॉल्व करूंगा। अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं आप लोग ये देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी खाली ऑब्जेक्टिव नहीं है। जिस बंदे ने पैसा लगाया उसका नेटवर्थ इंक्रीज होना चाहिए। सर नेटवर्थ तो प्रॉफिट से इंक्रीज होता है, हमने अकाउंट्स में पढ़ा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, इंक्रीज इन प्रॉफिट मींस द ग्रोथ। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सेम कंपनी, सेम कैपिटल, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रॉफिट, बट एक कंपनी का शेयर होल्डर का नेटवर्थ दूसरे से ज्यादा है। बाय द टर्म नेटवर्थ मींस, जब मैं वेल्थ की बात करता हूं, वेल्थ मतलब नेटवर्थ ऑफ शेयर होल्डर, और जब मैं नेटवर्थ की बात करता हूं तब आएगी बीच में शेयर वैल्यू। किस बारे में बात करेंगे अपन? शेयर वैल्यू, शेयर प्राइस। मेरे को इस तरीके से फाइनेंशियल मैटर्स को एड्रेस करना है, रिजॉल्व करना है। प्रॉफिट खाली नहीं बढ़ाना, पर शेयर होल्डर अर्निंग्स बढ़ाना है। कंपनी का प्रॉफिट खाली नहीं बढ़ाना है, राइट। पर शेयर होल्डर अर्निंग शुड इंक्रीज। पर शेयर होल्डर अर्निंग बढ़ेगा, अल्टीमेटली मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा। सेम कंपनीज, सेम नेचर, दो अलग अलग कंपनी, उनका नेचर सेम है, सब कुछ सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, बट ये देखा जाएगा कि किसी एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर दूसरे से ज्यादा है, और जिसका अर्निंग पर शेयर दूसरे से ज्यादा है
उसका शेयर प्राइस भी दूसरे से ज्यादा होगा। आज से कई साल पहले सभी को सिखाया जाता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव। कस्टमर का वैल्यू क्रिएशन के बारे में बात करिए, कस्टमर को बेवकूफ मत बनाइए। आज अपन को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम बोलिए? इंफीरियर क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करेंगे। इससे क्या होगा? कस्टमर आपसे सामान खरीदेगा, दोबारा नहीं आएगा। कस्टमर आपसे सामान खरीदेगा लेकिन दोबारा आपके द्वार नहीं आएगा। इसलिए कस्टमर का वैल्यू क्रिएशन के बारे में सोचिए, जिससे कि कस्टमर आप ही को बार बार रिपीटेड ऑर्डर्स देगा। तो प्रॉब्लम्स को इस तरीके से एनकाउंटर करना है कि अपने हमेशा वेल्थ के बारे में सोचें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कमाया, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी वही है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। मैंने कमाया, राइट? आपने भी कमाया। आपने जो कमाया उसको आपने खा के खर्चा कर दिया, लेकिन मैंने जो कमाया उससे मैंने एफडी कर ली। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एनएससी खरीद लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन सब में हमको ब्याज मिलता है। अब बात बताओ, अगले साल किसके पास, किसका नेटवर्थ ज्यादा होगा? मेरा। क्योंकि आपने जो कमाया आपने खर्चा कर दिया, लेकिन मैंने जो कमाया उसको मैंने इन्वेस्ट किया है, सेविंग किया है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और आमदनी रुपया खर्चा अठन्नी। किसका नेटवर्थ ज्यादा आएगा? जिसका आमदनी रुपया है, खर्चा आधा है। कॉमन सेंस का बात है ये। बचाओगे तब ना घर बंगला गाड़ी खरीदोगे। बचेगा ही नहीं कुछ तो घर गाड़ी कहां से खरीदेंगे? अगले साल फिर आपने कमाया, आपने खर्चा कर दिया, मैंने उसमें भी बचा के उसको इन्वेस्ट किया। अब बताओ नेटवर्थ किसका ज्यादा? तो वेल्थ का मतलब समझ में आ रहा है? कमा दोनों रहे हैं, दोनों का अर्निंग सेम है, लेकिन वेल्थ मेरा ज्यादा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग यहां पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात नहीं होगी यहां पे। कंपनी में भी सेम हालात होते हैं। कंपनी कमाती है, फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है। शेयर होल्डर क्या बोलेगा मालूम है? आप मुझे ये पैसे देंगे, मैं इन पैसों को खर्चा कर दूंगा, इससे अच्छा आप अपने पास ही रखिए, हमारे बिजनेस में इसको री इन्वेस्ट करिए, तभी ग्रोथ होता है, तभी ग्रोथ आएगा। वही चीज आज हम लोग बात करेंगे। दैट ओनली आई विल प्रूव टुडे। राइट? कमा के सेव करके तभी पैसा मल्टीप्लाई होता है, एंड पैसा मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब पैसे का कीमत होता है। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी हाल ही में मैंने एग्जांपल लिया डेटर क्रेडिटर वाला। डेटर के से 2 महीना बाद पैसा आएगा और क्रेडिटर को 1 महीना बाद देना, तो मैंने बैंक से बोरो कर लिया। तो बैंक से बोरो तो कर लिया, अब
जब डेटर से पैसा आएगा, राइट, मैंने आज गुड्स खरीदा, और आज ही बेच दिया। परचेज किया था 1 मंथ में, बेचा 2 मंथ में। कलेक्शन यहां पे होगा, पेमेंट इधर करना है ना? पक्का बोलो। तो पेमेंट कहां से करेंगे? टेक बैंक बोरोइंग्स, बैंक से लोन लेके इसको चुका दिया, है ना? अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ये जब पैसा आएगा, इसे क्या करना है? रीपेड बैंक बोरोइंग्स, इंटरेस्ट। आज मैंने इसका पैसा 1 महीना तक यूज किया है, 1 मंथ आई हैव यूज हिज मनी, तो ही विल चार्ज मी समथिंग, उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम दोनों कमा सेम रहे हैं, तुम खर्चा कर दे रहे हो और मैं उससे एफडी कर रहा हूं। मेरा नेटवर्क तुमसे ज्यादा कैसे हो सकता है? होगा, राइट? इस सब्जेक्ट में अभी मैं अगर आपको सब कुछ समझाने जाऊंगा, आप नहीं समझेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको ये चीज याद दिलाते जाऊंगा। तो सबसे पहला बात, सब्जेक्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? खाली फाइनेंशियल मैटर, कोई अकाउंटिंग रिलेटेड बात नहीं होगी, कोई कॉस्टिंग रिलेटेड बात नहीं होगी। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होगा, राइट? आपको पैसे चाहिए, मांगो। कहां से मांगना है? राइट? कोई भी आपको समस्या आ गई है, कोई घर में बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपको पैसे की आवश्यकता, आप क्या करेंगे? राइट? हाउ टू रेज फाइनेंस। एंड उसके बाद कहां लगाना चाहिए पैसा, या खा के खर्चा कर देना चाहिए। जिससे भी आपने बोरो किया, उसको कुछ वादा किया है कि मैं आपको 10% 12% ब्याज दूंगा, तो उधर ही पैसा लगाने का है जहां से 10 या 12% से ज्यादा मुनाफा आ रहा हो। राइट? कभी भी हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हमेशा बात होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। ये थोड़ा प्रॉफिट से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। वेल्थ मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब शेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ाना, ये हम लोग देखेंगे। राइट? सेम प्रॉफिट, अलाइक कंपनीज, सेम वर्कफोर्स, टोटल कैपिटल भी सेम, लेकिन एक का अर्निंग पर शेयर दूसरे से ज्यादा होगा, मतलब एक का शेयर प्राइस दूसरे से ज्यादा होगा। पर पर शेयर अर्निंग के बारे में बात होगा। ठीक है? सो नाउ द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी हैज वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऐसा क्यों होता है? सपोज करिए हमारे पास 100 रुपया है, ये 100 रुपए से हम 1 किलो राइस खरीद पाएंगे आज। ठीक है? लोग क्यों इंटरेस्ट मांगते हैं, क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? 1 ईयर लेटर क्या ये 100 रुपए से आप वही 1 किलो चावल खरीद पाएंगे? आंसर नो।
क्योंकि अब 1 किलो चावल का दाम हो गया है 110 रुपया। अब 1 किलो चावल का दाम हो गया है 110 रुपया। तो क्या मैं बोल सकता हूं परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम? हाँ, ये 10 रुपया इंटरेस्ट है। ये 10 रुपया जो है इंटरेस्ट है। अगर मैं किसी को 10 रुपया ब्याज में देता हूं, लोन में देता हूं, उधारी देता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा 1 साल बाद तू मेरे को 110 लौटाएगा, क्योंकि आज मैं इस 100 रुपए से 1 किलो चावल खरीद सकता हूं। कितना? 1 किलो चावल मैं खरीद सकता हूं। वही 1 किलो चावल अगर मेरे को 1 साल बाद खरीदना है, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन। कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन, तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट इक्वल्स टू इन्फ्लेशन? इसी को बोलते हैं मनी हैज टाइम वैल्यू। गॉट माई पॉइंट? हाँ, 100 रुपए से 1 साल बाद मैं वापस से 1 किलो चावल नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि अब चावल का दाम हो गया 110। तो 1 साल बाद अगर 1 किलो चावल खरीदना तो अपने पास 110 होना चाहिए। तो 100 अगर आपने कहीं पर भी लगाया है तो आपको 10 रुपए इंटरेस्ट का चाहिए। एंड ये इंटरेस्ट क्या है? कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन। कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन। इज इट फाइन? कॉपी कर लो। ठीक है। हम्म। डन। सबसे पहला इन्फ्लेशन। हाँ, प्रेफरेंस ऑफ कंजम्पशन। आई लाइक टू कंज्यूम टुडे रादर देन फ्यूचर। कल को हम हो ना हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। राइट। रिस्क। कॉम्पेंसेशन फॉर रिस्क। जैसे अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? प्रॉफिट होगा तो हो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि रिक्वायरमेंट मेरा रिक्वायरमेंट
इज मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल, तो उसके लिए रिस्क प्रीमियम होगा। ठीक है। हम्म। अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर। ना इंटरेस्ट भी दो टाइप का होता है, समझ गया ना। इसका मतलब अगर आप आज पैसा लगाएंगे तो आपको एक साल बाद उतना नहीं, उससे ज्यादा चाहिए, सो दैट योर परचेसिंग पावर इज सेम ओवर द इयर्स, राइट। A person investing rupees 100 today would like to recover more than 100 so that its purchasing power is same after 1 year। तो जब भी उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। A person investing rupees 100 today would like to recover more than 100 so that its purchasing power is same after 1 year। Such extra amount is known as interest। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला था, याद है? नहीं याद है, मैं बताता हूं। डिस्काउंट offered to debtors is also interest, है ना। मैंने बताया था ना आपको, एक महीना बाद क्रेडिटर को देना है, और डेटर से कलेक्शन होगा 2 महीना बाद। तो क्या बोलूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बैंक बोरोइंग, मैं क्या बोलूंगा इसको, पे विद इन 1 मंथ, 2% डिस्काउंट। हर चीज का कॉम्पेंसेशन इंटरेस्ट है।
पैसा और समय, कॉम्पेंसेशन इज इंटरेस्ट। आप मेरा जगह भाड़े पे लिए हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसका कॉम्पेंसेशन इंटरेस्ट रेंट। आप मेरा सर्विस है ले रहे हैं, उसका कॉम्पेंसेशन इज सैलरी। पैसे का कॉम्पेंसेशन इज इंटरेस्ट, मांगने का नहीं है। यस और नो? तो जिसने पैसा लगाया है उसको ब्याज मिलेगा, उसके लिए इनकम हो गया। और जिसने लिया है उसके लिए एक्सपेंस हो गया। राइट? अब बात करते हैं इस इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट जो है ना, दो टाइप का इंटरेस्ट होता है। ये तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मैंने 100 रुपए लगाया, अच्छा, सपोज 5%। मैंने 100 रुपए लगाया, पहला साल बाद 100 मिलेगा, प्लस 5 रुपया ब्याज। अगले साल ये 100 का 100 तो रहेगा ही, फिर 5 रुपया ब्याज। ये सिंपल इंटरेस्ट। हर साल जो मेन अमाउंट है उसी पे ब्याज मिलता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 100, 5, अगले साल 100 का 100, 5, 5 का भी 5 और 0.25 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और ये होने से ही ग्रोथ होता है, वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। आज शेयर होल्डर क्यों बोल रहा है कि आप अपना मेरा पैसा अपने पास रखिए? उसको मालूम है मैं अगर पैसा ले लिया डिविडेंड के तौर पे तो मैं अपने पैसे को उस हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा जिस हिसाब से कंपनी मल्टीप्लाई कर पाएगी। तो यहां पे प्रॉफिट देखा जा रहा है कि वेल्थ देखा जा रहा है? आपने कमाया, मैं आपको बोलूंगा आप क्या रेट से री इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एनुअल जनरल मीटिंग होगा ना, उसमें डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, डिक्लेयर होता है। तो उसके पहले चर्चा होगी, क्या कंपनी के पास में कोई री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या कंपनी इसको कहीं इस्तेमाल कर सकती है, क्या कंपनी के पास में कोई एक्सपेंशन का सोच है। राइट? उस मीटिंग में डिसाइड होता है। शेयर होल्डर बोलेगा हमारे पास 25% कमाने का अपॉर्चुनिटी है, कंपनी बोलेगी साहब हमारे पास तो 20% ही कमाने का अपॉर्चुनिटी वाला व्यवस्था है। तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? एक काम करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड बांटिए। ऐसा करने से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ, पैसा को मल्टीप्लाई करना है। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही हो सकता है। यहां पे 100 पे ही हर साल मिलता जाएगा, लेकिन यहां पे ईयर 2 में 100 पे तो मिल ही रहा है, 5 पे भी मिलेगा। तो ब्याज एज इट इज आएगा प्लस ब्याज का ब्याज 5%। राइट? इसका फॉर्मूला है
यहां पे इंटरेस्ट होता है PRT बाई 100, बचपन में पढ़ा होगा। जहां पे P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी बोलेंगे। आज आज कितना लगाया, R/100 is rate of interest and T is equals to time। ठीक है। व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू? P प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू को एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोलता है ये लोग, फ्यूचर वैल्यू भी बोलता है। ठीक है, P कॉमन ले लिया। अच्छा, R/100 को अपने आई बोल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस होता है। और T इज N ईयर्स। तो अपन बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + IN। तो अपन 100 रुपये लगाया, है ना। 1 + 0.05 R/100, 2 साल, कितना हुआ? 100 इंटू 1.1, देखो 110 आया। जस्ट चेक, 110 आया। टू 200 कैसे आएगा? 0.05 इंटू 2 करेंगे तो 0.1 आएगा, फिर +1 करेंगे तो 1.1 आएगा। पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एन ऊपर देखो, देखो 100 सेकेंड ईयर में देखना, 100 + 5 + 5, 100 + 5 + 5, राइट। अब इधर में, यहां पे आई के साथ एन मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर इधर में बात करें, एन पावर में चला जाता है। हम्म 100 इंटू 1 + 0.05, एन यहां पे 2 है मेरा एग्जाम्पल में। 100 इंटू 1.05 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर में बहुत आसान है, टाइप करेंगे 1.05 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये 2 साल का आया। सो 100 इंटू 1.10
25 कितना है? 110.25। हाँ है ना? देखो जोड़ो, ये सबको जोड़ो, सेकेंड ईयर वाला को। ठीक है ना? तो ये दो चीज हमेशा याद रखने का। ठीक है? P इंटू 1 + IN, और यहां पे n पावर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा ये तो, अच्छा ठीक है। अब ये वाला हो गया ना? तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर बात करें, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू P इंटू 1 + IN। राइट? हाँ, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? P को फ्यूचर में लेके जाना है। और ये जो चीज है, इसको बोलते हैं अपने कंपाउंडिंग फैक्टर। ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछता, ये बहुत सिंपल है, इसको एक बार साइड रखो। इसमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, पावर का खेला नहीं है। राइट? तो सपोज करो अगर मैं तुमको बोलूं ₹1000 invested today for 6 years at the rate 10% per annum will grow to, बोलो। ये 1000 क्या है, पी ए की एफ है? पी है। इसको सी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आ जाएगा। राइट? क्लियर? तो करना क्या है, एफ इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + I⁴ पी 1000 है, I 0.1 फैक्टर डेसिमल में, हाँ, N 6 है। तो कैसे होगा बोलो? 1000 इंटू 1 + 0.1 पावर में 6,
1000 इंटू 1.1 पावर में 6, एकदम स्लो एंड स्टेडी जाना है हम लोगों को। अब 1.1 पावर में 6 कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। कैलकुलेटर में टाइप करो, एमआरसी 2 बार दबा दो, मेमोरी क्लियर होना चाहिए, एमआरसी दबा के एसी बटन दबा दो, टाइप करो 1.1 इंटू इक्वल्स टू, मतलब पावर में 2 हो गया है। अब जितना बार इक्वल टू दबाएंगे एक एक पावर बढ़ता जाएगा। इक्वल टू 1.331 आ रहा है, इंटू इक्वल्स टू करने से पावर में 2 हुआ, फिर अपने को 6 तक जाना है, इक्वल टू दबाए तो 3 हुआ, इक्वल टू 4 हो गया, इक्वल टू 5 हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। तुम लोग बताओ वैल्यू क्या आ रहा है? 1000 इंटू 1. वेरी गुड, 771। तो ये आएगा ₹1771 अप्रोक्स। तो 1000 रुपये अगर आज इन्वेस्ट करोगे 10% में, तो ये ग्रो करके 1771 हो जाएगा। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें तुम इन्फ्लेशन लो, रिस्क कंसीडर करो, ये तुम्हारे ऊपर में कि तुमने इस रेट में क्या क्या कंसीडर किया। ये मेरा लुकआउट नहीं है। अपन को रेट निकालना क्या है, उसमें क्या क्या कंसीडर करना है, वो नहीं। रेट दिया रहेगा, करने का है काम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ₹1000 invested today for 6 years per annum, compounded semi-annually, will grow to, मतलब यहां पे हर साल में 2 बार कंपाउंडिंग इफेक्ट देना है। जितना बार कंपाउंडिंग इफेक्ट दोगे उतना अच्छा है ना, ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी साल में कितना है, एक बार है कि एक से ज्यादा बार है? 2 बार साल में हो रहा है, तो 6 साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगा। साल का रेट 10% है, तो एक बार कंपाउंडिंग का कितना होगा? पूरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग, तो 6 साल में 6 कंपाउंडिंग। यहां पे साल में 2, तो 6 साल में कितना कंपाउंडिंग? 12 कंपाउंडिंग। लेकिन हर कंपाउंडिंग का रेट क्या पकड़ेंगे? 5%, आधा कर देंगे रेट को, 6 महीने का लेंगे रेट। जब आप कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, तो रेट को भी तो प्रोपोर्शनेटली कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। F इक्वल्स टू P इंटू 1+I/m पावर में nm, where m equals to number of times
ठीक है, तो होगा क्या, 1000 इंटू 0.1/2, तो मैं कोई मेरा सेकंड लाइन छुपा दूं मैं अगर किसी से, मैं अगर उसको खाली ये थर्ड लाइन दिखाऊं तो वो क्या बोलेगा मालूम है, आई 0.05 है और एन 12 ईयर्स है, बात एक ही है ना। अगर मैं किसी को ये पहला वाला लाइन दूसरा वाला लाइन ना दूं तो वो लास्ट वाला लाइन को देख के क्या बोलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल और कंपाउंडिंग 12 साल, तो भी आंसर वही आएगा। तो कैलकुलेटर करो, 1000 इंटू 1.05 पावर में 12 है ना, पूरा ऑन बटन पूरा क्लियर कर देंगे। 1.05 इंटू इक्वल्स टू, दो बार हुआ, इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आ रहा है, 1.796 ले लो अप्रोक्स। इज इट फाइन एवरीवन? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पी को एफ में लेके जा रहे हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट ऐसे ही होता है ना। अब बात समझो, तो पैसा को ग्रो करवाया, ग्रो किस लिए होता है, कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर रिस्क, ये सब चीज के लिए। अब बात दूसरा भी हो सकता है, मेरा बेटा अभी 1 साल का है, माई सन एज, जब उसका एज 21 ईयर्स का होगा मैं उसको बाहर भेजूंगा, हार्वर्ड भेजूंगा, सपोज करो किसी फॉरेन स्कूल में मैं उसको पढ़ने भेजूंगा, राइट? ऐसा उसकी मम्मी बोलती है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम जिस स्कूल में भेजे हम वहां भी भेज सकते हैं। तो वहां पे 80 लाख रुपया चाहिए इंडिया रुपीज में। सर आपको कैसे मालूम चला? 20 साल बाद 80 लाख रुपए फीस होगा, इन्फ्लेशन लगाया, आज फीस कितना है वो पता कर लिया, पास्ट में फीस कितना था वो मालूम चल गया, तो मेरे को आइडिया लग गया कि ये स्कूल इस हिसाब से फीस बढ़ा रहा है। जनरली सालाना 8%, 10% हर स्कूल ही फीस बढ़ाता है, अनलेस एंड अंटिल दे ब्रिंग सम सुपर डुपर टेक्नोलॉजी फैसिलिटी। तो मेरे को कहीं ना कहीं से मैंने अनुमान लगाया है, कैसे भी समझ लो, अगेन मैंने टाइम वैल्यू यूज करके ये अनुमान लगाया। अब मुद्दा वो नहीं है, ये जो आज इसका फीस है 20 लाख रुपया, ये स्कूल आज 20 लाख लेता है, तो आज से मेरा बेटा का एज 1 है,
जब वो 21 साल का होगा तब वो जाएगा पढ़ने के लिए, मतलब आज से 20 साल बाद जाएगा। आज अगर कोई पढ़ने जाता है तो उसका 20 लाख लगता है, तो ये मैंने अनुमान लगाया आज से 20 साल बाद अगर कोई पढ़ने जाएगा तो उसको 80 लाख रुपए चाहिएगा। कैसे लगाया ये ना पूछो, मेरा अनुमान है ये। इसमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो मेरे को कंसीडर करना था मैंने किया है, उसका एवरेज में पास्ट क्या हिसाब से फीस बढ़ा है वैसे मैंने कैलकुलेट किया। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आपको 80 लाख रुपए चाहिए। आपको 80 लाख रुपए कब चाहिए? आज की फ्यूचर में, मतलब आपको टुमारो। आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे इस एफडी में या इस इन्वेस्टमेंट में जिसे कि आपको 80 लाख रुपए मिल जाए? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंटिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंटिंग। सो प्रेजेंट इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू, बोल सकता हूं मैं, ये पहले पी के साथ मल्टीप्लीकेशन में था तो एफ आया था, अभी एफ है, राइट? तो ये वाला जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। दिस वी विल कॉल इट एज डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको इधर ले आया। ठीक है, एफ इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर या एफ इंटू 1 बाई कंपाउंडिंग फैक्टर। दिस इज कंपाउंडिंग फैक्टर और 1 बाई कंपाउंडिंग फैक्टर इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्लियर? आइए, हमको 8,000 मिलने वाला 5 साल बाद, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होगा कि कंपाउंडिंग? डिस्काउंटिंग यूज होगा। हाँ है ना? पी मिसिंग है।
ठीक है। हमेशा घड़ा बना लेना तो समझ में आ जाएगा, कंपाउंडिंग यूज करना है कि डिस्काउंटिंग। पीछे आना है तो डिस्काउंटिंग। आई 12%, मतलब 0.12। तो P इज इक्वल्स टू F इंटू 1/, 1 + i⁴ n। 8000 इंटू 1 + 0.12 पावर में 5। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 8000 इंटू 1/1.12 पावर में 5। एक बच्चा क्या क्या मालूम है, पहले वो कंपाउंडिंग फैक्टर सॉल्व किया, उसको एक जगह लिखा, फिर 1 से उसको डिवाइड किया। इतना नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप इसको भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1/1.12 इक्वल टू दबाओ 0.892 समथिंग आया। हाँ, अगेन इक्वल टू दबाओ 0.797 आया। ये 2 बार हुआ। यहां पे इंटू इक्वल्स टू नहीं है, तो 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। अगेन इक्वल टू दबाओ 0.711 आया। ये 3 बार हुआ। चौथा बार 0.635, फिर इक्वल टू पांचवा बार 0.567। टाइप 1/1.12 प्रेस इक्वल टू n टाइम्स। हो गया। और ऊपर वाला में क्या था, इसमें इसमें था टाइप 1.05 इंटू इक्वल्स टू n-1 टाइम्स। पहले इंटू दबाओ, फिर इक्वल टू दबाएंगे, n-1, तो 12 है तो 11 बार दबाएंगे। ठीक है। कितना आंसर आ रहा है देखो तो। हम्म, डॉलर 8000 इंटू 0.567। राइट। You will find books they have taken up to 4 decimal places. You can also take up to 4 decimal places. तो 5674, अगर मैं 4 decimal place तक लूं, कितना आ रहा है। हम्म, इज इट फाइन। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है। आइए नेक्स्ट। नंबर 3 करो पहले।
बताओ, पी निकालना है कि एफ निकालना है? पी निकालना है। 7010 साल आज से। सो ये एफ है। पी क्वेश्चन मार्क। सो कंपाउंडिंग की डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा। पक्का तो? 0.07 टू द पावर 10। 1 डिवाइडेड बाई 1.07 टू द पावर 10। तो क्या करना है बोलो? टाइप 1 डिवाइडेड बाई 1.07 इक्वल टू 10 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 1.07। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 7000 इंटू 0.5083। रुपीस में कि डॉलर में? कितना आ रहा है? पक 355। तुम लोग कैलकुलेटर वाला फिगर से ही मल्टीप्लाई कर दिया होगा। जो तुम लोग यहां पे लिखेगा उससे मल्टीप्लाई करना। समझ गया मेरा बात? और सब में अप्रोक्स वर्ड लिख देना। ठीक है। नंबर 4। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस? बोल ही दिया। तो पी निकालना है और ये एफ है। एन दे दिया। आई। टेबल एंड फैक्टर फॉर्मूला, इसको समझना जरूरी है अपने को। नाउ ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, इसको अपन पीवीआईएफ भी बोलते हैं। व्हाट इज पीवीआईएफ? आई कॉमा एन। इसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसका टेबल होता है एग्जाम में ना, तुमको वैल्यू दे देगा। राइट। हम लोग क्या करेंगे? P इज इक्वल्स टू एफ इंटू 1 डिवाइडेड बाई
इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर पूरा को। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। हाँ है ना। अब इसको मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PVIF I% कॉमा N। ना होता क्या है, पूरा टेबल होता है। वन, टू, थ्री, फोर, 5, ये टाइम है। 1 से शुरू होता है लेकिन अपन 1 नहीं लिख रहे हैं। 8%, 9%, 10%, 11%, ऐसे करके पूरा चार्ट दिया रहता है। इसको अपने बोलते हैं PVIF टेबल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल। ऐसा करके पूरा एक शीट रहता है। अब 10% आई, तो पहले 10% का फैक्टर बनाओ। 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बनेगा बोलो? 1 डिवाइडेड बाई पावर में n, ये 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। वैसे 11% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1.11 पावर में n। 13% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1 समझ गया। 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1/1.2 पावर में n। समझा? ये इस तरीके से डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। अब अपन को कैलकुलेटर लगाना है। 1/1.1 ठीक है। इक्वल टू इस तरीके से दिया रहेगा। अब तुमको आई मालूम है, एन मालूम है, तुम वैल्यू पुट करके सीधा एफ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वैसे अगर 11% का करना है 1/1.11 है ना। 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। 0.9009, 0.8116, 0.7311, 0.6587, 0.5934, 0.5364। ये मैंने 4 डिजिट राउंड ऑफ नहीं किया, लोग राउंड ऑफ करके भी लिखते हैं।
अब ऐसा रेडी टेबल तुमको दे देगा तो तुमको क्या करने का है? तुमको माथा ही नहीं लगाना है, तुमको सीधा सॉल्व करने का है। 5 साल बाद का वैल्यू क्या है? 84,253 इंटू पीवीआईएफ 11% कॉमा 5 ईयर, 84,253 इंटू 0.5934 खेम ओवर। फोर 9996 अप्रोक्स, लगभग 50,000। ऐसा टेबल नहीं, एक शीट दे देगा या तुमको खाली इसी का वैल्यू दे देगा, खाली यही वाला वैल्यू दे देगा, ऐसे करके लिख देगा पीवीआईएफ 11% कॉमा 5 इज दिस, सीधा वैल्यू पुट करें, या 4-5 तो दे देगा, या खाली 11% वाला कॉलम दे देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। एग्जाम में तो पेपर भी होता है ना, पेपर ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा वो लोग। ठीक है, ये होमवर्क में करना। ये सब जनरल टंग ट्विस्टर्स है। होमवर्क। नाइन वाला, ये सब होमवर्क करके आइएगा। 10। ठीक है, ओके, बाय।